सोचिए, भारत की दो सबसे बड़ी योद्धा कौमें आमने सामने। एक तरफ अपनी आन बान और शान के लिए मर मिटने वाले राजपूत और दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान पर एक छत्र राज का सपना देखने वाले मराठे। ये कहानी है उन्हीं के महाटकराव की, एक ऐसी टक्कर जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। ये लाइन सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये 18वीं सदी के हिंदुस्तान की हकीकत थी। एक तरफ मराठों की बढ़ती महत्वाकांक्षा थी, जो किसी तूफान की तरह सब कुछ अपनी चपेट में ले लेना चाहती थी, और दूसरी तरफ थे राजपूत, जो अपने सम्मान और अपनी आज़ादी से 1 इंच भी समझौता करने को तैयार नहीं थे। तो जाहिर है टकराव तो होना ही था। और इस पूरे टकराव की जड़ में था ये एक शब्द, चौथ। अब इसे सिर्फ एक टैक्स समझने की गलती मत कीजिएगा, ये किसी भी इलाके पर अपनी सत्ता का ऐलान था। चौथ देने का मतलब था कि आपने मराठों की हुकूमत को कबूल कर लिया है। और बस यही वो बात थी जिसने राजपूतों और मराठों के रिश्तों में आग लगा दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, 17वीं सदी में। तब हालात आज से बिल्कुल अलग थे। राजपूत मुगल सल्तनत की रीढ़ की हड्डी थे, उनके सबसे वफादार सिपाह सालार। और मराठे, छत्रपति शिवाजी महाराज की अगुवाई में वो उसी मुगल सल्तनत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए थे। इस दौर का पहला बड़ा टकराव हुआ मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच। महाराजा जसवंत सिंह के लिए शिवाजी एक बागी जमींदार से ज्यादा कुछ नहीं थे। वहीं शिवाजी की नज़र में जसवंत सिंह मुगल सल्तनत के एक मुलाजिम थे। बस ये दूरियां और भी बढ़ गईं जब आगरा दरबार में शिवाजी महाराज को जसवंत सिंह जैसे मनसबदारों के पीछे खड़ा कर दिया गया। इसे उन्होंने अपना बहुत बड़ा अपमान माना। लेकिन कहते हैं ना, सियासत में कुछ भी पक्का नहीं होता। औरंगजेब की कुछ गलत नीतियों ने पूरा खेल ही पलट दिया और उसने अपने सबसे वफादार साथियों यानी राजपूतों को ही खुद से दूर कर दिया। औरंगजेब ने पहले तो जसवंत सिंह की मौत के बाद मारवाड़ को सीधे मुगल सल्तनत में मिलाने का आदेश दे दिया। फिर जसवंत सिंह के दूध पीते बेटे अजीत सिंह को दिल्ली में बंधक बनाने की कोशिश की और ऊपर से उसने जजिया कर फिर से लगा दिया। इन सब बातों ने राजपूतों को, खासकर दुर्गादास राठौर जैसे योद्धा को, खुली बगावत के लिए मजबूर कर दिया। और यहाँ सियासत ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दुर्गादास राठौर ने दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाला फॉर्मूला अपनाया। वो मदद मांगने उन्हीं मराठों के पास पहुंचे जिनके खिलाफ उनके राजा जिंदगी भर लड़ते रहे। दुर्गादास सीधे शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के पास पहुंचे और इस तरह कल के दो सबसे बड़े दुश्मन एक साझा दुश्मन के खिलाफ एक हो गए। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। दिल्ली की गद्दी बहुत कमजोर हो चुकी थी। इस खालीपन ने एक नया मैदान तैयार किया, जहां अब कल के सहयोगी राजपूत और मराठे जमीन और चौथ के लिए एक दूसरे के ही खिलाफ खड़े थे। और बहुत जल्द एक बहुत खतरनाक पैटर्न बन गया। जब भी बूंदी या जयपुर जैसी किसी राजपूत रियासत में राजगद्दी के लिए भाइयों में लड़ाई होती, तो एक पक्ष मदद के लिए मल्हार राव होलकर जैसे मराठा सरदारों को बुला लेता। मराठे आते, अपने पसंदीदा राजा को गद्दी पर बिठाते और इस किंग मेकर बनने की बहुत भारी कीमत वसूलते। सोना, जमीन और सबसे अहम चौथ वसूलने का हक। मराठों की इस बढ़ती ताकत को रोकने के लिए 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सब बड़े बड़े राजपूत राजाओं ने हुरडा में इकट्ठा होकर एक आखिरी कोशिश की। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? ये गठबंधन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, बस एक सवाल पर कि इस मिलीजुली सेना का लीडर कौन होगा। उनकी आपसी ईगो उनकी एकता पर इतनी भारी पड़ गई कि वो एक साथ मिलकर लड़ने का मौका ही गंवा बैठे। अब ये लड़ाई सिर्फ सियासत या चौथ तक नहीं रही। बहुत जल्द ये धोखे, कत्ल और बदले की एक ऐसी खूनी कहानी बन गई जिसने दोनों तरफ ऐसे जख्म दिए जो कभी भर ही नहीं सकते थे। इसका जवाब उन हत्याओं में मिलता है जिन्होंने सुलह के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। देखिए, शुरुआत हुई जब महाराजा अभय सिंह ने धोखे से मराठा सरदार पिलाजी गायकवाड़ का कत्ल करवा दिया। फिर कुछ साल बाद जब शांति की बात चल रही थी, तब महाराजा विजय सिंह ने निहत्थे मराठा नेता जयप्पा शिंदे को उनके ही कैंप में मरवा दिया। और हर कत्ल के बाद पहले से भी ज्यादा भयानक बदला लिया गया, जिसने मारवाड़ को पूरी तरह से तबाह कर दिया और इस दुश्मनी को निजी बना दिया।
दशकों तक चली इस आपसी लड़ाई ने राजपूतों और मराठों दोनों को ही अंदर से खोखला कर दिया था। खजाने खाली हो चुके थे, सेनाएं कमजोर पड़ गई थीं और दोनों ही एक नई उभरती हुई बाहरी ताकत के सामने बिल्कुल लाचार खड़े थे। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो आपस में ही लड़ते रहे और फायदा कोई और ही उठा ले गया। इस लड़ाई के आखिरी दौर में महादजी शिंदे जैसे ताकतवर मराठा लीडर का उदय हुआ। हाँ, राजपूतों को लाल सोट में एक छोटी सी जीत जरूर मिली, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी थी। आखिरकार मेड़ता की लड़ाई में मराठों ने उन्हें ऐसी करारी हार दी कि मारवाड़ की तो जैसे कमर ही टूट गई। अब ये लड़ाई किसी साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ लूटपाट के लिए हो रही थी। अमीर खान जैसे पिंडारी सरदार, जिन्हें मराठों का भी साथ मिला हुआ था, राजपूताना को बेरहमी से लूट रहे थे। गांव के गांव जलाए जा रहे थे, खजाने खाली हो चुके थे। राजपूत रियासतें पूरी तरह से कंगाल और बर्बाद हो चुकी थीं। उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि किसी नई ताकत का सामना कर सकें। यही तो सबसे बड़ा सवाल है, कौन जीता? राजपूत जो अपनी आन पर अड़े रहे, या मराठे जिन्होंने बेहिसाब दौलत कमाई, या फिर कोई और ही था? जवाब है, इन दोनों में से कोई नहीं। असली विनर तो एक तीसरी ताकत थी, एक बाहरी औपनिवेशिक शक्ति जो बड़ी खामोशी से ये सारा तमाशा देख रही थी और अपने मौके का इंतजार कर रही थी। आखिर में हुआ ये कि दोनों ही अपनी आज़ादी खो बैठे। 1818 में मारवाड़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संधि पर दस्तखत किए, और उस संधि की सबसे अहम शर्त क्या थी? यही कि जो खिराज या टैक्स वो अब तक मराठों को देते थे, वो अब से अंग्रेजों को देंगे। मतलब मालिक बदल गया, गुलामी नहीं। और ठीक उसी साल तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि घर की लड़ाई का फायदा हमेशा कोई बाहर वाला ही उठाता है।